नमस्कार, मैं रवीश कुमार। खबरों के नाम पर राजनीतिक दलों का एजेंडा ही आज की पत्रकारिता का सत्य है और आप दर्शकों का दुर्भाग्य। जो लोग न्यूज चैनलों पर नौकरियों के सवाल और अस्पतालों में प्रीमियम ओपीडी के नाम पर लूट की खबरें देखना चाहते हैं, उन्हें मेरी एक सलाह है, वो कुछ दिन बेरोजगार रहने का सब्र पाल लें और अस्पताल जो मांगे वो दे दें, क्योंकि अभी चैनलों को राजनीतिक दलों की सेवा करनी है। रेलवे परीक्षा की तैयारी में लगे कई छात्र कई दिनों से न्यूज चैनलों से संपर्क करने में लगे हैं कि क्या उनकी नौकरियों में भारी कटौती की गई है। छात्र अगर इतने समय में रेल मंत्री के ट्विटर हैंडल पर चले गए होते तो क्या पता जवाब आ जाता। आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, एक नेता का बयान या स्टंट टीवी के स्क्रीन को ले उड़ता है। कई बार बताया है, फिर से बता रहा हूं, अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है। सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि चुनाव आयोग जल्दी ही राजनीतिक दलों और उनके द्वारा चुने हुए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को मौका देने वाला है कि वे किसी भी राज्य में जाएं, वहां किसी भी बूथ की एक मशीन का चुनाव करें, उसे दिल्ली लाएं और फिर हैक करके दिखाएं। इसे हैकाथॉन का नाम दिया गया है। आयोग ने ऐलान तो नहीं किया औपचारिक रूप से, मगर सूत्रों से खबर आई है। हैकाथॉन अब चर्चा में है, तो इसका मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार बता देते हैं। हैकाथॉन कई दिनों या कई घंटों तक चलने वाला इवेंट है जिसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं, किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए काम करते हैं, मिलकर बनाते हैं या बिगाड़ भी देते हैं। इसे हैकाथॉन कहते हैं। मेरे हिसाब से ईवीएम मशीन के संदर्भ में इसका नाम भारतीय परंपरा अनुकूल होना चाहिए। हैक स्वयंवर कहा जा सकता है। हम स्केच के जरिए बताने का प्रयास करेंगे। अगर हुआ तो भारत का पहला हैक स्वयंवर कैसा लगेगा। आजकल सुनने में आ रहा है कि पुराना इतिहास मिटाकर नया लिखा जा रहा है। मेरी इतनी गुजारिश है कि जो पन्ने खाली हैं वहां किसी कोने में मेरा भी नाम जोड़ दीजिए, क्योंकि हैक स्वयंवर की कल्पना सबसे पहले मैंने की है। बल्कि क्या लिखना है वो भी बता देता हूं। जिस दौर में न्यूज एंकरों का ब्लड प्रेशर वायुमंडल के दबाव से पार चला जा रहा था, उस वक्त एक एंकर शांतचित्त होकर हैक स्वयंवर की कल्पना में लगा था। आइए हैक स्वयंवर की कल्पना लोक में प्रवेश करते हैं। हैकाथॉन में 16 दलों के टेक्नोलॉजी वीर आएंगे। इन दलों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द यही होगा कि किसी काबिल हैकर को मना लें जो ईवीएम को हैक करके दिखा दे। अब हैकर पर निर्भर करेगा कि वो ये काम मुफ्त में करे या दलों से खूब मोटी फीस ले। जो भी ईवीएम को हैक करके दिखाएगा वो भारतीय लोकतंत्र को बचाने का स्वयंवर जीत जाएगा। उसके गले में माला डाली जाएगी। अगर कोई बिना हैक किए लौटा तो सोच लीजिए, स्वयंवर कक्ष से बाहर निकलते ही पूरे देश में उसके दल का लोग मजाक उड़ाने लगेंगे जिसकी तरफ से वो हैक करने हॉल में गया था। ठीक वैसे ही जैसे रामानंद सागर के रामायण सीरियल में सीता स्वयंवर के दृश्य में धनुष ना उठा सकने वाले राजाओं जब वापस लड़खड़ाने लगते थे तो हंसी की गूंज बैकग्राउंड में हा 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 सुनाई देती थी। इसलिए बेहतर है कि राजनीतिक दल अभी से सोच लें कि अपना हैकर हैकाथॉन में भेजना है या नहीं। मेरी राय में हैकर का चुनाव के लिए उन्हें अपने यहां भी शामियाना लगा के हैकाथॉन करा लेना चाहिए। मैटर बहुत सीरियस है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन को लेकर चुनाव आयोग को सिर्फ 16 राजनीतिक दलों से नहीं निपटना बल्कि अदालती आदेशों को भी ध्यान में रखना होगा। उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने 7 विधानसभा क्षेत्रों में इस्तेमाल हुई इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को जब्त करने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि एक बीजेपी नेता ने फेसबुक पोस्ट पर कई बूथों के बारे में किस दल को कितना वोट मिलेगा इसकी भविष्यवाणी की, जो करीब करीब सही निकली आरोप लगाने वालों के अनुसार। एक आरोप यह है कि बूथ पर जो मशीन भेजी गई, जो सूची दिखाई गई, लेकिन जो पोलिंग बूथ पर वोटिंग मशीन थी, दोनों में अंतर था। तो खैर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग वगैरह को नोटिस दे दिया है। यही नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे के पर्वती विधानसभा की ईवीएम की फोरेंसिक जांच कराने के आदेश दिए हैं जो चुनाव 2014 में हुए थे। लगता है इस तरह का आदेश भी पहली बार हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 9 सवाल भी पूछे हैं कि क्या ईवीएम में कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लग सकता है जिससे ब्लूटूथ या इंफ्रारेड के जरिए आप रिमोट वगैरह से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या ईवीएम में कोई मेमोरी चिप डाली जा सकती है जिसके जरिए वोट काउंट को बदला जा सकता है। हैदराबाद के फोरेंसिक लैब में पर्वती विधानसभा की मशीनों की जांच होगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद लगा था कि आम आदमी पार्टी भी बाकी दलों की तरह ईवीएम के मसले से किनारा कर लेगी, मगर विधानसभा में अपने हिसाब से एक मशीन बनाकर ले आई और अपने कोड नंबर से बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि विधायक सौरभ भारद्वाज ने जिस मशीन को पेश किया वो ईवीएम नहीं है। पर यह बात भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन सवालों को गंभीरता से भी लेना चाहिए, क्योंकि ईवीएम मशीन विश्वसनीय लगे उसके लिए चुनाव आयोग 3000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करने जा रहा है। वीवीपैट यानी पेपर ट्रेल के जो निशान मिले वो इसलिए कि ताकि ईवीएम के उठने वाले सवालों का एक सटीक जवाब उसके पास रहे। तो 3000 करोड़ लगाकर हम विश्वसनीय बनाएंगे। इसलिए ईवीएम पर उठने वाले सवालों को भी थोड़ी गंभीरता से लेकर देखते हैं कि क्या है। सौरभ भारद्वाज ने विधानसभा में इसे पेश किया। कुमार विश्वास ने सौरभ भारद्वाज की तारीफ की। कुमार विश्वास के समर्थक माने जाने वाले कपिल मिश्रा ने तारीफ नहीं की।
कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए केजरीवाल जी पर ध्यान भटकाने के लिए सब कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि जो सवाल केजरीवाल पर उठे थे रिश्वत के 2 करोड़ रुपए लेने के, उससे बचने के लिए ईवीएम का सहारा लिया गया है। सौरभ देखिए किस तरह से वो विधानसभा में दिखा रहे हैं। अभी तक हमने दिखाया था कि हमने 2-2 वोट सभी कैंडिडेट्स को दी थी, पहले से 5वें को। ये जो वोटर आया था इसने बीजेपी को वोट डाली, तीसरे कैंडिडेट को वोट डाली और उसके बाद एक सीक्रेट कोड डाला। तो कुल मिला के इस वक्त आम आदमी पार्टी के 2 वोट, बसपा के 2 वोट, बीजेपी के 3 वोट, कांग्रेस के 2 वोट और समाजवादी पार्टी के 2 वोट हैं। हम अपने उदाहरण के लिए मान लेते हैं 10 बजे के बाद 10 वोटर और आए और 10 वोटरों ने अपनी वोट झाड़ू पे डाली और हम देखेंगे कि आखिरी में रिजल्ट क्या होगा, उसको मैं आप सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो अब जो अगला वोटर आया उसके लिए मशीन खोली गई, उसने ये झाड़ू पे बटन दबाया, 1 वोट। फिर वोटर आया और उसने भी झाड़ू चलाई, बीजेपी के 3, झाड़ू के 10। अब मान लेते हैं कि बीजेपी को 3 वोट पड़े, झाड़ू को 10 पड़े, बाकी सबको 2-2 पड़े। अब जो असली गिनती हो गई वो ये हो गई कि झाड़ू के 10 हो गए, मैं इसको 10 बना देता हूं, 10, 2, 3, 3, 2। अब ये वो मतगणना है जो असली में वोट डाले गए थे, टेंडर्ड वोट्स थे, जो असलियत में वोट इस मशीन के अंदर दाखिल कराने की कोशिश की गई थी। अब जब 23 तारीख को वोटिंग खत्म हो गई, पोलिंग बूथ हंसी खुशी पोलिंग बूथ वाले घर चले गए। लोगों ने कहा कि जी हमने तो बीयू नंबर भी नोट कर लिया, हमने तो सीयू नंबर भी नोट कर लिया, हमने तो मशीन बंद करके सील भी लगा दी, उसकी गांठ भी 3-4 बार खोल के देख ली कि जी बड़ी मजबूत बांधी है, अब इसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। कुछ लोग और सोचते हैं कि यार मैं मशीन के साथ वहां तक जाऊंगा, स्ट्रांग रूम तक जाऊंगा। कुछ लोग कहेंगे मैं स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा भी दूंगा। आदमी डरता ना क्या ना करता, वो कहता कि मैं मशीन के बाहर ही बैठ जाऊंगा कि कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करे। मगर छेड़छाड़ तो ऑलरेडी इसके अंदर हो चुकी है। तो अब जब 26 तारीख को वोटिंग की काउंटिंग शुरू होगी तो आपके काउंटिंग एजेंट आएंगे, आपके कैंडिडेट आएंगे, वो दोबारा से अपनी सील को देखेंगे कि जी सील तो ठीक है और उनके सामने काउंटिंग शुरू होगी। तो मैं आपको वो काउंटिंग दिखाता हूं जो आखिरी दिन, काउंटिंग डे वाले दिन जब बक्सा खुलेगा तब किसको कितनी वोट मिलेंगी। तो कैंडिडेट 1 जो है वो आम आदमी पार्टी है, 2 जो है वो बीएसपी है, 3 जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, 4 जो है वो कांग्रेस है, 5 जो है वो समाजवादी पार्टी है। इसको अब ध्यान से दिखाना है अपने को। अब मैं रिजल्ट दबा रहा हूं। टोटल वोट 19, पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 11, मुबारक हो सिरसा जी, चौथे को 2, पांचवें को 2, छठे को 0, सातवें को 0, आठवें को 0, नौवें को 0। अब ढोल आ गए, सिरसा जी और जगदीश जी नाच रहे, जीत गए। और अब हमारे साथ सौरभ भारद्वाज हैं और हमारे सहयोगी हृदय जोशी जो चुनाव आयोग के मामलात को कवर करते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो मशीन के साथ इन्होंने डेमो दिया है वो नकली मशीन है। और मेरा पहला सवाल सौरभ यही है कि मान लीजिए मेरे घर में बच्चे का खेलने वाला एक हवाई जहाज है और वो मैं उड़ाकर वो दुनिया को बोलूं कि ये हवाई जहाज उड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मैं पायलट हो गया हूं। क्या ये ठीक है कि आप एक नकली मशीन लेकर बताएं और वो मशीन हमें मालूम नहीं कि जिस मशीन से आपने प्रदर्शन किया ठीक उसी पैटर्न पर ईवीएम मशीन बनी होती है या नहीं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये जो मशीन है इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, 2 ई-स्क्वायर पी-रोम होते हैं जिसके अंदर मेमोरी होती है, जिसके अंदर वोट आपकी स्टोर होती है, एक बैलेटिंग यूनिट होती है, मोटे तौर पे कंट्रोलिंग यूनिट होती है। और इन माइक्रो कंट्रोलर से बहुत सारे सिस्टम बनते हैं। आपकी वॉशिंग मशीन जो है वो एक माइक्रो कंट्रोलर से चलती है, आपका जो माइक्रोवेव है घर में इस्तेमाल करने वाला वो एक माइक्रो कंट्रोलर से चलता है, आपकी कार माइक्रो कंट्रोलर से चलती है। इसके अंदर एक प्री प्रोग्राम्ड एक लॉजिक होता है, उसको माइक्रो कंट्रोलर से आप चलाते हैं।
मेरी नजर में ईवीएम मशीन पूरे वर्ल्ड का सबसे आसान प्रोग्राम किया हुआ, सबसे आसान प्रोग्रामिंग वाला एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एक डिवाइस होता है, क्योंकि जिसका सिर्फ छोटा सा काम होता है कि इसको सिर्फ मशीनों की गिनती स्टोर करनी है और जिस दिन इससे काउंट मांगा जाए इसको उसको वापस देना है। वॉशिंग मशीन को तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, माइक्रोवेव को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो इलेक्शन कमीशन अगर ये कहे कि ईवीएम के अंदर एक बहुत खतरनाक कोई रॉकेट साइंस होती है, कोई बहुत खतरनाक लॉजिक होता है, क्योंकि इसको बहुत महत्वपूर्ण काम करने होते हैं, तो सिर्फ काम महत्वपूर्ण करने के लिए वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये है, सर सवाल ये है इलेक्शन कमीशन अब बार बार जी चुनाव आयोग का जो कहना है, ठीक है मैं इंजीनियर नहीं हूं, चुनाव आयोग का कहना है कि स्टैंड अलोन ये मशीन है, मतलब जिस तरह से मेरा फोन संपर्क में है दूसरी चीजों के, अगर गूगल में मैं किसी अस्पताल का नाम चेक करता हूं तो उसका फोन आ जाता है, आ भी गया वैसे, तो वो ये एक मशीन का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, ठीक है। तो आप इसे किसी भी तरीके से नियंत्रित नहीं कर सकते, प्रभावित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ईवीएम मशीन जो है, और ये हजारों की संख्या में मशीन होती है, एक गड़बड़ियां निकलती हैं ईवीएम मशीन में, खराब होती हैं, उनका बटन खराब होता है, स्विच खराब होता है, वो बदली जाती हैं। पर इस तरह से छेड़छाड़ करके कि आप बीजेपी को वोट दबाएंगे और कांग्रेस को 5 वोट मिल जाएगा, बीजेपी को 3 दबाएंगे, कांग्रेस को 7 वोट मिल जाएगा, ये बात थोड़ी यकीन करने लायक लगती नहीं है सौरभ। ये जी मैं यकीन मानता हूं आपका कि एक कोई भी नया कॉन्सेप्ट होता है रवीश जी, जैसे मैं आपको बताऊं मैच फिक्सिंग का एक कॉन्सेप्ट था, जब ये नया नया आया था तो लोग क्रिकेट को धर्म मानते थे और क्रिकेटर्स को लोग देवी देवता भगवान मानते थे। मान ही नहीं सकते थे कि कोई क्रिकेटर पैसा लेके बॉल छोड़ देगा, मान ही नहीं सकते थे कि कोई क्रिकेटर पैसा मार के छक्का मारेगा और पैसा लेके वो बोल्ड हो जाएगा। इस तरह के तर्क से दिक्कत हो जाती है। हम सिर्फ मशीन पर आते हैं, दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उससे मैं उदाहरणों से आपके प्रयास को भी छोटा दिखा सकता हूं, पर मैं मशीन पे आता हूं कि जब मशीन का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं हो सकता, हजारों मशीन को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो ये संभव नहीं लगता है कि आप इस तरह से जाके कोई उसको टेम्पर कर सकता है। देखिए मैं आपको ये मशीन दिखा रहा हूं, ये मशीन है, ठीक है, और ये मशीन के अंदर भी कोई बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, इसका तार कहीं मैंने नहीं जोड़ा हुआ, इसके ऊपर कोई मैंने नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर रखा, ठीक है। ये भी हूबहू रेप्लिका है उसी मशीन का जो इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करता है वोट डालने के लिए। नहीं, रेप्लिका कहने में और खतरा है, हम दिखाना चाहते थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन, देखिए वो बाहर से देखने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जैसी लगती है, लेकिन अंदर जो उसकी संरचना है वो हम कैसे मान लें? सारा खेल तो अंदर की संरचना का है ना, तो हम कैसे मान लें कि उसकी रेप्लिका है? कई बार तो लगता है कि आप करोल बाग के गफार मार्केट से ले आए हैं इसको खरीद के। उसका जवाब देंगे, पूछना है और वो कैच, आप कैच समझिए, इसका कैच क्या है? हाँ, देखिए इलेक्शन कमीशन चाहता है, नहीं इसका जवाब ये कह दूं, हाँ देखिए इलेक्शन कमीशन चाहता है कि मैं ये कह दूं कि ये मशीन इलेक्शन कमीशन की ही है, हाँ, और जैसे ही मैं ये कहूंगा कि ये मशीन इलेक्शन कमीशन की है वो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ, सेम ऐसे ही इन्होंने 2009 में एक वैज्ञानिक को, हरिप्रसाद जो थे, उनके साथ 2 अमेरिका के बाहर के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनकी ही मशीन को इनके सामने ही हैक करके दिखाया, इन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। जो बाहर से जो प्रोफेसर आए थे हार्वर्ड से, उनको इन्होंने अगली बार वीजा नहीं दिया आने के लिए, वो इंडिया तक आ गए तो उनको पता चला, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये है कि आप अंदर नहीं घुस सकते, इसलिए आप अगले प्लेन से वापस चले जाओ अमेरिका, आपको हम अंदर नहीं घुसने देंगे, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन हमारे देश का इतना घबरा गया था उन लोगों से कि इन्होंने हमारी मशीन, हम वापस मशीन पर आते हैं, हम मशीन पर आते हैं, पूरा प्रयास, हाँ जी, मशीन पर आते हैं। 13,000, 15,000, 20,000, कई जगह तो इससे भी ज्यादा की संख्या में मशीनें होती हैं। यकीन नहीं होता कि इतनी आसानी से हम कैसे मान लें कि जाकर कोई एक आदमी है जो सारी मशीनों से छेड़छाड़ कर रहा है, या अगर 13,000 मशीनें लगी हैं तो 13,000 लोग इसमें शामिल हैं। क्या इसका जवाब है आपके पास? जी देखिए मैं आपको बताता हूं, इस पे 2 एस्पेक्ट हैं आपके। एक एस्पेक्ट ये है कि क्या हमारे देश में कोई भी गोरख धंधा इतने मास लेवल पे चल सकता है, तो इसका जवाब है हां। और इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा और आप मानोगे, देश के अंदर कई लाख करोड़ रुपए का ब्लैक मनी व्हाइट के अंदर चेंज हो गया और हमारी आंखों सामने चेंज हो गया और बैंक वालों ने चेंज कर दिया।
आरबीआई की निगाहों के नीचे चेंज हो गया और कोई नहीं पकड़ा गया। ठीक है, तो मास लेवल पे इस देश में भ्रष्टाचार हो सकता है, और उसका एग्जांपल अभी नोटबंदी था। नहीं, मतलब मशीन पर आते नहीं, इधर उधर से भटक जाएंगे। आप मुझे बताइए कि इन मशीनों को कोई एक जगह से छेड़छाड़ होती है या अलग अलग आदमी छेड़छाड़ कर सकता है, ये बताइए। सवाल पे टिकते हैं सर। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, देखिए मशीन को हैक करने के कम से कम 2 दर्जन तरीके तो वो हैं जो मुझे ही मालूम है। ठीक है, जो तरीका मैंने आपके सामने दिखाया वो सबसे आसान तरीका है। उसके अंदर क्या है कि आप मशीन लीजिए इलेक्शन कमीशन की, उसका मदरबोर्ड निकालिए, अपना हूबहू मदरबोर्ड डाल दीजिए। ये कब डाल सकते हैं सर? आपने अपना बदल दिया सौरभ, यही समस्या, ये कब डाल सकते हैं? देखिए, मैंने भी आईएएस अधिकारियों से बात की जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। इस मशीन की इतनी निगरानी की जो प्रक्रिया है, कई बार मुझे लगता है कि वो ज्यादातर प्रक्रियाएं फालतू भी हैं, जिसकी वजह से उनको स्ट्रांग रूम में रात रात भर तक बैठकर निगरानी करनी पड़ती है। तो ये कब इतने मशीनों का मदरबोर्ड बदल देगा कोई जाकर? अच्छा देखिए, इन मशीनों की जितनी निगरानी की हम लोग आपस में बात करते हैं वो उस वक्त की है जिस वक्त इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया। हाँ। मशीनें दूसरे स्टेट से आपने अपनी स्टेट में मंगा ली, आरओज को, रिटर्निंग ऑफिसर्स को आपने मशीनें दे दी, और रिटर्निंग ऑफिसर फिर इनकी रैंडमाइजेशन कर रहा है, कैंडिडेट्स को बुला के दिखा रहा है कि भाई देख लो ये सही है, और वहां से ये मशीनें पोलिंग बूथ में जा रही हैं, तो उनकी पूरी चौकीदारी हो रही है। वोट डलने के बाद दोबारा बसों में आई, गनमैन के साथ वापस काउंटिंग स्टेशन में आ गई। उस वक्त इनकी पूरी चौकीदारी हो रही है और लोगों की निगाह है इसके ऊपर। हाँ, ठीक है। मगर जैसे आज इलेक्शन हो गए और आज इलेक्शन के बाद अगर 3 साल बाद दोबारा इलेक्शन है, तो ये कहां धूल खा रही हैं, किस वेयर हाउस में धूल खा रही हैं, ना आपको कोई लेना देना, ना मुझे कोई लेना देना, ना किसी आईएएस ऑफिसर को। इस सवाल पे, इस पे आपसे अब हृदय सवाल आमतौर पे पुलिस वाले खड़े होते हैं। ठीक है, हाँ, ये मान लेते हैं, दर्शकों को बता देते हैं कि कहीं बिहार का चुनाव हो गया, उसका ईवीएम मशीन कहां रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, वहां जाके कोई टेम्पर कर दिया। क्या ये ऐसा हो सकता है? और आप पूछिए आगे। सौरभ, मैं आपसे सीधा सवाल पूछना उसका जवाब भी दे दीजिए ना कि ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे नहीं, सवाल इनका था कि क्या कि जो ईवीएम मशीन उत्तराखंड में चुनाव हो गए, तो उस मशीन को चुनाव होने के बाद किस हालत में रखी हुई है, वहां छेड़छाड़ होती है, और जब वो मशीन बिहार चुनाव में इस्तेमाल हुई तो पता चला कि रिजल्ट बीजेपी के अनुसार है। ये वो कह रहे हैं। देखिए सौरभ, जो आपने कहा कि जो चुनाव आयोग का जो नियम है कि 45 डेज तक वो कस्टडी में रहती हैं, उसके बाद जब वो दूसरे इलेक्शन की जो प्रोसेस है जो चुनाव आयोग ने बताया है, उसके हिसाब से वो उस मशीन को फॉर्मेट करते हैं, उसकी क्लीनिंग होती है और उसके बाद वो नए इलेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। तो उनका ये कहना है कि जो पिछले दिनों गड़बड़ियां आई थी वो इसी वजह से हुई थी, क्योंकि मैंने खुद बात की है इलेक्शन, एक मिनट आप सुन लीजिए, कि जो यूपी की इलेक्टोरल मशीन थी वो राजस्थान में गई थी। वहां पर जिस नंबर पर बीजेपी का आदमी था, वहां पर जिस नंबर पर किसी दूसरी पार्टी का आदमी था, वहां पर बीजेपी के नंबर का था। तो उसने पहले उसको फॉर्मेट नहीं किया या पहले उसको मशीन को साफ नहीं किया और डेमो दिखाना शुरू किया, जिससे गलती हुई। इस बात को अगर किनारे भी रख दें, मैं आपको आज सुन रहा था विधानसभा में, आपने एक बात जो कही वो बहुत ठीक है कि आपने कहा कि इस बात से कि कोई आदमी जो हैक करने वाला है, अगर वो ज्यादा इंटेलिजेंट है बनाने वाले से, तो जरूर हैक कर सकता है। ये बात 100% ठीक है। ये कोई फायरवॉल ऐसी नहीं है जिस फायरवॉल को आप लांग नहीं सकते। लेकिन आप ये बताइए कि आप एक ऐसी मशीन लेकर आए जो अभी तक हमने देखी नहीं, अचानक आपने दिखाई, तो उसका तो सब कुछ आप ही के पास है ना। फायरवॉल भी आपने बनाई और क्रॉस भी आपने किया, तो उसको कैसे स्वीकार करें? अच्छा, इसमें 2 एस्पेक्ट हैं और दोनों बड़े इंटरेस्टिंग हैं। देखिए, पहला एस्पेक्ट तो आपने धौलपुर और भिंड के चुनाव की बात की। भिंड के अंदर क्या हो रहा था कि वहां पे 4 अलग अलग कैंडिडेट्स को 4 वोट वहां पे डाले गए। ठीक है, और मैं ये रिपोर्ट जो है, ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जो उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट है 7 अप्रैल 2017 की। मुझे कई लोगों ने कहा कि नहीं साहब, इलेक्शन कमीशन ने इसकी इंक्वायरी कर ली है, इंक्वायरी के अंदर पता चल गया कि कोई गड़बड़ी नहीं थी। अब मैं इनकी इंक्वायरी बताता हूं, अपने इनकी इंक्वायरी में क्या पास भी है वो रिपोर्ट। देखिए, जो वीडियो हमने देखा उसमें यह हुआ कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, अखबार वालों के सामने, पोलिंग अधिकारियों के सामने जो भी बटन दबा रहे थे, पर्ची जो है उसकी मीडिया में गलत रिपोर्टिंग हुई थी, उसकी मीडिया में गलत रिपोर्टिंग हुई थी कि वही। हाँ, आप रिपोर्ट बताइए उसमें कि फाइनल रिपोर्ट। जिस चीज की सही रिपोर्टिंग हुई थी मैं बताता हूं। जो वीडियो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उसमें डीएम अखबार वालों से कह रही थी कि ऐसा है, पर्ची चाहे किसी की भी निकले, अगर अखबार में सुबह आया तो पुलिस थाने में बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो उस वक्त से यह पता चलता है कि पर्ची
हर बार ये तो वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये वो वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है। जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं उसका पॉइंट 3 मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। रिपोर्ट है ये, सुनिए सुनिए ना, जो रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं मैं आपको उसका पॉइंट 3 पढ़ के सुना रहा हूं। जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं अब मैं पॉइंट 3 की बात, हाँ जी उसी की बात मैं कर रहा हूं जो आप रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं द टीम इन इट्स रिपोर्ट कंक्लूडेड दैट इट इज कंप्लीटली फॉल्स टू से दैट एट मल्टीपल टाइम्स स्लिप्स ऑफ द लोटस वर प्रिंटेड ऑन प्रेसिंग डिफरेंट बटन्स ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ 31st मतलब कि ये गलत बात है कि बार बार दबाने से सिर्फ कमल का ही पर्ची निकली। आप फाइनल रिपोर्ट पर जाइए, डीएम ने क्या कहा, मतलब ज्यादा उस पर नहीं जाते हैं। हाँ, अब मैं इनकी नहीं, मैं डीएम की नहीं, मैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है। इसकी रिपोर्ट कहती है, इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है कि हमने 4 लोगों के अलग अलग बटन दबाए। पहला बटन हैंडपंप दबाया, दूसरा बटन लोटस कमल का दबाया, तीसरा फिर से हैंडपंप का दबाया और चौथा फिर से हाथ का निशान दबाया। ठीक है, अब इन 4 बटनों के अंदर कमल का निशान तो सिर्फ एक ही बार दबाया गया। तो ये कैसे हो सकता है कि एक से ज्यादा बार? अगर हम ये भी मान लें कि 2 बार भी नहीं, इस बात को तो वो मना कर रहे हैं, बार बार कमल एक ही बार दबाया गया। नहीं, मना कर रहे हैं। इस पॉइंट के बाद का पॉइंट आप उसको ठीक से एक बार पढ़ लीजिए। जब उसने पॉइंट 3 में इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि इस तरह की बातें गलत हैं कि बार बार बटन दबाने पे पर्ची निकलती है बीजेपी की, नहीं फिर ठीक है, ये देश का नहीं, ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं है। नकार दिया, फिर तो उन्होंने कुछ भी नहीं माना इसमें। नहीं, तो नहीं माना उन्होंने, तो अब आप रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं तो उसका उसी की फाइंडिंग बताएंगे ना कि वो नहीं माना। ठीक है, आप अपनी मशीन ले आए हैं इस रिपोर्ट में। कोई देखिए रवीश भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, इस रिपोर्ट में बेसिकली इस चीज का एक्सप्लेनेशन मांगा गया था कि कैसे हो पा रहा था कि अलग अलग बटन दबाने से कमल निकल रहा है। नहीं निकल रहा था ना, वो लोग मान नहीं हो गया, नहीं निकल रहा था, वो गलत रिपोर्टिंग हुई है। सर आप मेरी बात, आप इतने यकीन से कह, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आपकी ही मशीन नकली है, असली है, और आपने सिर्फ कुछ इस तरह से किया ताकि आप गिरफ्तारी से बच जाएं। मतलब ऐसा आप अपनी जो हृदय का जो सवाल था उसका जवाब आपने नहीं दिया। आपने अपनी मशीन के सुरक्षा चक्र खुद बनाए, फायरबॉल, और उसके तोड़ने के नियम भी आपने बना दिए जो देखने में से वही जो अब हाँ बिल्कुल। अब जोशी साहब जी के दूसरे सवाल पे आता हूं जो रवि जी आपने मुझसे दोबारा पूछा। कितनी सुंदर बात जोशी जी ने कही कि मैंने अपनी मशीन खुद बनाई, उसके अंदर कोड मैंने डाला, फायरवॉल मैंने डाली, इसलिए मुझे पता है कि इसको कैसे हैक करना है। ठीक उसी तरीके से जो मशीन इलेक्शन कमीशन ने बनाई, कोड इलेक्शन कमीशन ने डाला, फायरवॉल इलेक्शन कमीशन ने बनाई, उनको मालूम है कि कैसे हैक होती है। और हम ये कह रहे हैं ये ज्यादा है सर कि चुनाव आयोग बैठ के मशीन को खुद हैक किया है, ये ज्यादा है सर। देखिए कोई 30 सेकंड दे दीजिए। हमारे प्रोग्राम में आज शाम को आपके बड़े नेता आशुतोष ये कह रहे थे कि हमने इलेक्शन कमीशन पर कोई आरोप नहीं लगाया जी। लेकिन आप लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन धृतराष्ट्र है और वो दुर्योधन को बचा रहा है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये, आप फिर कह रहे हैं कि आपका जो इंसिनुएशन है वो बहुत खतरनाक है। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बना रहा है और वो जिता रहा है। कोई आदमी, पहले आप कह रहे थे कि जहां स्टोर में रखी हुई है मशीन वहां कोई छेड़छाड़ कर सकता है, अब आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास ही वो सारी टेक्नोलॉजी है तो वही छेड़छाड़ कर सकता है। फिर तो अगर हमको इतना अविश्वास करना है तो सामान ही पैक करते हैं फिर। मैं बिल्कुल सेम बात कह रहा हूं। नहीं, मैं बिल्कुल सेम बात कह रहा हूं। देखिए, अगर आप इलेक्शन ऑफिसर से या इलेक्शन कमीशन के किसी भी अधिकारी से पूछिएगा कि उनका ये कोड किसके पास है, तो वो बोलेंगे बीईएल के या ईसीआईएल के कुछ अधिकारी हैं जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, उनके पास है। तो आपने एक बात तो मान ली कि ईसीआईएल इलेक्शन कमीशन से बाहर चला गया कोड आपका, हाँ ठीक है। फिर उनसे पूछो कि आप ये जो माइक्रो कंट्रोलर है कहां से लाते हैं, वो कहेंगे हम जापान से लाते हैं, हम अमेरिका से लाते हैं। तो आपका हार्डवेयर भी कहां है, वो दूसरे के पास है, कहीं से तो आएगा। ये कहीं यूपी के चुनावों में इलेक्शन कमीशन के पास क्या है सर? यूपी के चुनावों में 50% से ज्यादा वोट जो है वो बीजेपी की विपक्षी पार्टियों के पास था। आप लोगों ने पंजाब के इलेक्शन का पैटर्न देख लीजिए, आप लोग जहां जहां हारे हैं उस पैटर्न को आप देख लीजिए वो क्या है, और आपको मालूम है। इस बात के एम्पल प्रूफ हैं कि ये जो चुनावी हार हो रही है ये पॉलिटिकल वजहों से हो रही है। इसमें ईवीएम को आप कैसे घसीट रहे हैं, अभी तक हम कन्विंस नहीं हो रहे हैं उस पर। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम पंजाब हार गए, हम दिल्ली हार गए, हो सकता है हम आने वाले सारे चुनाव हार जाएं, उससे कोई उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इस आम आदमी पार्टी की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है देश के प्रजातंत्र के अंदर हमारी हार की।
मगर अगर ईवीएम से देश में मैनिपुलेशन हो रहा है तो लोकतंत्र बेकार है, फिर तो सिर्फ खेल हो रहा है। फिर तो सिर्फ दिखाया जा रहा है कि लोकतंत्र हो रहा है, इसीलिए कुछ नहीं मैं रहा। आपके सवालों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। है। हम आपके सवालों को ही गंभीरता ले रहे हैं, गंभीरता से ले रहे हैं, और इसलिए गंभीरता से पूछ भी रहे हैं कि अगर आप इतना बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि मशीनों को हैक किया जा रहा है, कहीं जापान से उसका माइक्रोचिप आ रहा है, कहीं यहां से अचानक जापान में क्या बदल गया, अचानक ईसीएल या बीसीएल जो भी कंपनी है वहां क्या बदल गई, कोई ना कोई तो बनाएगा, कोई ना कोई तो उसको रखेगा। स्ट्रांग रूम में जो ताला बंद करता है वो डीएम ही होता है। वही डीएम एक जमाने में ऐसा था कि स्ट्रांग रूम तोड़ के घपला कर देता था, पर अब आज उसके लिए मुश्किल है, वो नहीं ऐसा कर सकता है ना। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, पर हमने अपने स्क्रीन पर एक हैक स्वयंवर का ग्राफिक्स दिखाया है, तो उम्मीद करते हैं कि हैक स्वयंवर में आप ही जाएंगे। अगर आपसे सौरभ अगर आपसे हैक नहीं हुई मशीन तो सीता स्वयंवर की तरह उसी तरह से मैं हंसने का मजाक लगाऊंगा जैसे धनुष नहीं उठा पाया। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। आप बिल्कुल मजाक उड़ाइएगा, बट हम हैक कर देंगे रवि जी, कर देंगे। अच्छा, एक ब्रेक के बाद आते हैं, फिर बात करते हैं। बिल्कुल 100%। चलिए, हम ब्रेक से लौट आए हैं। सौरभ, मेरा एक सवाल है कि जो भी आपने आज अपना पासवर्ड, अपने पिन नंबर से पैसे निकाले हैं अपने कार्ड से, और ये बात सच है कि देखिए बांग्लादेश के रिजर्व बैंक से कितने अरब रुपए किसी ने हैक कर लिए, ठीक है, पर इतना कोड इतनी आसानी से तो आज तक किसी को उपलब्ध नहीं। फिर भी मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये वाला जो काम आपने विधानसभा के भीतर किया है वो तो आप बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर सकते थे। विधानसभा का इस्तेमाल इसके लिए क्यों किया? ये विधायी कार्य तो था नहीं, ये कोई समस्या तो थी नहीं कि जिस पर आप अंदर बहस कर सकते थे। ये तो बाहर सुप्रीम कोर्ट में केस है इसे लेकर, और 100 तरह से हर राजनीतिक दल चुनाव आयोग और राष्ट्रपति के यहां दौरा करता रहता है इसे लेकर। जी देखिए, जो ईवीएम के एक्टिविस्ट हैं इस देश के अंदर, जाने माने एक्टिविस्ट हैं, नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं, वो लोग कई सालों से कोशिश कर रहे थे तमिलनाडु में, आंध्रा में, कि किसी तरीके से किसी विधानसभा के लोग मान जाएं कि इसको वहां पे डेमोन्स्ट्रेट कर दिया जाए। आप उनसे बात करेंगे तो हम पहली विधानसभा हैं जो जीतने के बाद, क्योंकि जीतने के बाद हर आदमी कहता है कि हम तो जीते हुए हैं, हमें अब क्या करना, जब तक हारे हुए रहते हैं तभी तक उनको ईवीएम से परेशानी। पर वो तो ईवीएम नहीं है ना, उस विधानसभा में अगर ईवीएम मशीन का प्रदर्शन होता, इससे तो अच्छा है कि 2 जजों के बीच आपको बिठा दिया जाए मशीन लेकर, तो आप हैकर बनने के लिए तैयार हैं फिर तो इसी में ये सस्ते में ही निपट जाए। इतना 12 दलों को बुलाने की क्या जरूरत है? और बहुत जरूरी, आप ये तैयार हैं इसके लिए? जरूरी है कि विधानसभा की किस चीज के लिए सर? कि 2 जजों के बीच में आपको एक मशीन दे दी जाए उनके सामने और आप उसको हैक करके दिखाएं। बिल्कुल हमें अगर इलेक्शन कमीशन अपनी मशीन दे दे तो हम उनकी मशीन भी हैक कर सकते हैं। और रवीश जी, मैं आपको बताऊं, 2009 में ये हो चुका है। 2009 से पहले भी इलेक्शन कमीशन यही कहता था कि हमारी चिप रीड ओनली है, हमारी चिप नॉन राइटेबल है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता। 2009 में इनकी अपनी मशीन को टेम्पर किया गया। इन्होंने फिर कहा कि अच्छा, अब आप हमारे ऑफिस में आइए और हमारी मशीन को हमारे सामने टेम्पर कीजिए, और इनके सामने भी टेम्पर किया जा रहा था, इन्होंने रोक दिया। ठीक है, निर्देश इस पे क्या है, औपचारिक जवाब क्या है? इसके ऊपर इंटरनेशनल रिसर्च पेपर छपा जिसको अमेरिका के अंदर अवार्ड मिला, उसको छोड़ देते हैं। तो ये चीज, इनकी मशीन टेम्पर तो 2009 में भी की गई थी। सौरभ, तो दिक्कत क्या है? 12 तारीख को जो ऑल पार्टी मीट होने वाली है, वो कह रहे हैं। मेरा एक सवाल है हृदय साहब से कि अगर ये मशीन, दुनिया की कोई भी चीज हैक की जा सकती है जो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक, इससे तो आपको इनकार नहीं है, ठीक है, तो अगर ये मशीन इतनी विश्वसनीय है तो इसको और विश्वसनीय बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपया हम क्यों खर्च कर रहे हैं? नहीं, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्यों खर्च कर रहे हैं? अगर इस मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है तो हम 3000 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा क्यों उस मशीन पर नहीं, देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या मायावती जो कह रही हैं, ये इन लोगों की ही बात नहीं है। इसके लिए जो दोषी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को 2013 में 20,000 वीवीपैट थे, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट
ट्रेल, जिसे मैं पेपर ऑडिट ट्रेल कह रहा हूं सिंपल, वो पेपर बैकअप है। जब आप वोट डालते हैं तो उसका एक पेपर बैकअप रहता है साथ में, और आपको पता चलता है कि आपने जो वोट डाला वो कहां गया। अगर कोई डिस्प्यूट होता है किसी बूथ में या किसी विधानसभा सीट में, इसी के लिए 3,000 करोड़ खर्च कर 3,000 करोड़ इसी के लिए खर्च है। लेकिन दूसरी बात है कि तो इसका मतलब मशीन अगर अपने आप में स्टैंड अलोन पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते आप विवाद होने की स्थिति में? विवाद होने की स्थिति में आपके पास एक विवाद के निपटारे के लिए वजह होनी चाहिए, वो तरीका होना चाहिए, वो पेपर ट्रेल है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 20,000 पेपर ट्रेल मशीन हमारे पास 2013 में थी, और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद 2017 तक अभी तक केंद्र सरकार ने केवल 30,000 पेपर ऑडिट ट्रेल और जोड़े हैं, जबकि उन्हें 16 लाख चाहिए। क्या गंभीरता उन्हें नहीं दिखानी चाहिए थी? ये बातें आज जो उठ रही हैं, इसलिए गोवा में कोई कह सकता है क्या गोवा में 100% पेपर ट्रेल यूज हुआ? ये इस विवाद का एक फायदा तो हुआ कि 3,000 करोड़ रुपए अब सरकार खर्च करने जा रही है। भले ही इस सवाल का जवाब नहीं मिला मुकम्मल तौर से, अब देखना होगा कि चुनाव आयोग सौरभ भारद्वाज को ईवीएम मशीन कोई देता है, और जो भी प्रक्रिया उसके सामने ये हैक कर पाते हैं कि नहीं, हैक स्वयंवर में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। पर सौरभ, मेरा एक सवाल है, आप कह लीजिएगा, इतना आरोप लगा पैसे का, अरविंद केजरीवाल पे घोटाले का वो नहीं बोले, सत्येंद्र जैन पर लगा, एक सीरियस सवाल उठ रहा है कि आप लोग इन सवालों से बचने के लिए फिर से ये ईवीएम का आप लोगों ने एक भूत खड़ा कर दिया है। इस चीज के ऊपर हम पंजाब इलेक्शन के बाद लगातार रिसर्च कर रहे थे। हाँ। हम लोग, ऐसा नहीं हो सकता कि कपिल मिश्रा के साथ विवाद हुआ और मैंने 2 दिन के अंदर ये ईवीएम मशीन बनाई और हैक कर ली। ये असेंबली सेशन काफी दिनों पहले प्लान हो चुका था। हमारे लोग जानते थे ये असेंबली सेशन हो रहा है, हम लोग इस पे मेहनत कर रहे थे। ये तो एक इत्तेफाक की बात है कि कपिल मिश्रा वाली कंट्रोवर्सी आ गई। और दूसरी बात रवि जी, ये हम नहीं कह रहे कि हैक हो सकता है। हाई कोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हां इन मशीनों को टेम्पर किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने 2013 में आदेश दिया, और दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में आदेश दिया कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पर्ची वाली मशीन इन सम ईवीएम्स के साथ लगाई जाए। और केंद्र सरकार को 2013 से कहा गया है कि आप 3-3.5 हजार करोड़ का मामला है, आप दे क्यों नहीं देते? और मैं आपसे कहता हूं कि अगर केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को कहे हम दे देंगे इनको पैसा। दिल्ली सरकार इनको पैसा दे देगी, मगर ये वीवीपैट मशीन खरीदे तो सही, इनको क्या दिक्कत है? तो सर, मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी सरकार से बात करूंगा, आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि पैसा। ये हैक की जा सकती है मशीन? आपका डिस्कोर्स या आपकी मांग जो है वो वीवीपैट पे होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मैंने देखा है देश के सबसे अंदरूनी इलाकों में जाके कि बैलेट पेपर से कितनी ज्यादा हैकिंग होती है। लोग आते हैं और कहते हैं आपका वोट हमने डाल दिया, आप चले जाइए। ऐसी स्थितियां बिहार के अंदर थी, मध्य भारत में कई जगहों पे थी। क्या हम वापस बैलेट पेपर पे जाएंगे तो उसके कितने बड़े दुष्परिणाम होंगे, नहीं जानते क्या आप? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हर ईवीएम मशीन के साथ कागज की पर्ची लगने वाला प्रिंटर लगे, वोटर को दिखे कि उसने जहां बटन दबाया वहां की पर्ची उस डब्बे में गई, और करीब 25% ईवीएम मशीनों के साथ जुड़ी हुई पर्चियों को भी गिना जाए, रेंडमली गिना जाए, और उन दोनों की गिनती का मिलान किया जाए, ताकि यह देखा जाए कि ईवीएम कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रही। ठीक है। तो अगर 25% मशीनें तय कर ली जाएंगी रेंडमली, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ भारद्वाज। हमारी बात भी रह जाएगी, इनकी बात भी रह जाएगी ना। तो आप जाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं कि चुनाव आयोग 12 तारीख की बैठक में क्या निर्णय लेता है, और मशीन ये लोग हैक स्वयंवर में जाते हैं या नहीं जाते हैं, उसका क्या नतीजा निकलता है। ब्रेक के बाद चलेंगे सहारनपुर। यूपी का सहारनपुर जिला सांप्रदायिक और जातीय लिहाज से हमेशा से ही संवेदनशील रहा है। ऐसे में यह बीते 1 महीने में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की 3-3 घटनाओं का होना चिंता पैदा कर रहा है। मंगलवार को भी सहारनपुर में कई इलाकों में खुलेआम आगजनी होती रही, पथराव और तोड़फोड़ की घटना हुई, अराजकता का माहौल बना रहा। इस बार भी टकराव अगड़ों और दलितों के बीच हुआ, महाराणा प्रताप जयंती पर जुलूस को लेकर। अब सवाल यह है कि सहारनपुर में ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल सहारनपुर में 10 साल बाद इसी महीने निगम चुनाव होने वाले हैं। सहारनपुर से सांसद बीजेपी के हैं, और दोनों विधानसभा सीट जो है वो सहारनपुर नगर, वहां सपा के विधायक हैं। सहारनपुर में हिंदू, जैन, सिख वोट 53%, जबकि मुस्लिम 45%। जानकार बता रहे हैं कि कोशिश अब इन्हीं वोटों के ध्रुवीकरण की है, बांटने की है। उसका नतीजा सांप्रदायिक तनाव के तौर पर दिख रहा है। गाड़ियों में आगजनी, पथराव
और अलग अलग जगहों पर अराजकता का माहौल। ये सब जैसे पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जिले के जाने पहचाने नजारे हो गए हैं। बीते 1 महीने में हिंसा और तनाव का ये तीसरा दौर है। इस बार फिर महाराणा प्रताप जयंती पर शोभा यात्रा को लेकर दलितों में नाराजगी के बाद टकराव शुरू हुआ। उनकी शिकायत थी कि अप्रैल में उन्हें अंबेडकर जयंती पर ऐसी ही शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं मिली। उस महापंचायत में दूर दूर क्षेत्रों से आ रहे लोग जो जहां आ रहे थे उन्होंने वहीं पर जाम लगाया। इस प्रकार की घटनाएं जनपद में कई स्थानों से हुई। छटपुट से लेकर के कई जगहों पर इस प्रकार का दुष्प्रयास किया गया है। बीते हफ्ते शोभा यात्रा में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर दलितों और अगड़े ठाकुरों में हुई झड़प के बाद राज्य के पुलिस प्रमुख ने यहां का दौरा किया, अमन बनाए रखने का वादा किया और लोगों से अपील की कि वो कानून अपने हाथ में न लें। यही बात मेरठ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही। कहीं कोई कानून का उल्लंघन करता है, प्रशासन से आप बताइए, कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 20 दिन के अंदर सहारनपुर के अंदर माहौल खराब हुआ है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी सहारनपुर एक टकराव देख चुका है। तब बीजेपी ने शोभा यात्रा के नाम पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जुलूस जबरन एक मुस्लिम बहुल गांव सड़क दूधली में खत्म करने पर जोर दिया। इस गांव में दलित अल्पसंख्यक हैं। उन्हें आशंका थी कि इससे गांव में तनाव होगा, लिहाजा वो जुलूस के लिए सहमत नहीं दिखे। उनकी दलील थी कि अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम 14 अप्रैल को हो चुके हैं, तो 20 अप्रैल को शोभा यात्रा निकालने का कोई मतलब नहीं। प्रशासन ने भी शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद सहारनपुर से बीजेपी सांसद राघव लखनपाल की अगुवाई में ये जुलूस मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरा। इस पर तनाव बढ़ा, पत्थरबाजी शुरू हो गई और जुलूस को रोक दिया गया। ऐसे में आरोप है कि लखनपाल की अगुवाई में उनके समर्थकों ने एसएसपी के घर पर तोड़फोड़ की और कई दुकानों को आग लगा दी। इस मामले में दंगा करने और एसएसपी के घर पर हमला करने के आरोप में केस दर्ज किए गए। कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। इसके बावजूद हिंसा के ये तमाम वाकये बता रहे हैं कि पहले से ही संवेदनशील सहारनपुर को जानबूझकर सुलगाने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे राजनीति भी देखी जा रही है। इसी महीने सहारनपुर में स्थानीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। इलाके में सांसद तो बीजेपी का है, लेकिन दोनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी काबिज है। जानकारों के मुताबिक चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिशें हैं, लेकिन सहारनपुर का इतिहास देखते हुए ऐसी कोशिशें यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए काफी घातक साबित हो सकती है। सुरेश सक्सेना और निखिल पांडे के साथ आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।